हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग बात किए थे CO2 की भूमिका। आज हम बात करेंगे जलवाष्प की क्या भूमिका होती है। जैसे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हम लोग तीन बातें, गैस, वाटर वेपर और धूल कण की बात करें। एरोसोल गैस है। वाटर वेपर की क्या भूमिका है, जलवाष्प क्या होता है। ध्यान से सुनना इस बात को। हम जलवाष्प की बात करें, वाटर वेपर की बात करें हम लोग, इसकी भूमिका क्या है हमारे वायुमंडल में। ये पृथ्वी है, ये पेड़ पौधे हैं, ध्यान देना, ये जलवाष्प है। जलवाष्प, वाटर वेपर की बात करें हम लोग, ये जलवाष्प है। जलवाष्प का नेचर क्या है, इसका नेचर की बात करें, ये सूर्य है, सनरेज आ रही है। ये क्या करता है जलवाष्प, ये करता क्या है, जो सौर विकिरण है उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, कुछ भाग को। तो ये जो जलवाष्प है इसकी दो बड़ी भूमिका होती है। पहली बात, सौर विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण, एब्जॉर्ब कर लेना। कुछ को अवशोषित करेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ये जलवाष्प। अब ध्यान देना इस बात को, ये पृथ्वी क्या होगी, ताप को छोड़ेगी। जो जलवाष्प से टकराएगी पृथ्वी, ये जो भौमिक विकिरण है, पृथ्वी से उत्सर्जित जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, भौमिक विकिरण है, जलवाष्प से टकराने के बाद ये जलवाष्प क्या करता है, उसको अधिकतम संख्या में एब्जॉर्ब कर लेता है। हमेशा जो सोलर रेडिएशन है उसके कुछ भाग को एब्जॉर्ब करता है और समांतर रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट परावर्तित कर देता है। लेकिन भौमिक विकिरण के रूप में जो ताप का उत्सर्जन होता है, ये जलवाष्प क्या करता है, अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है। हमेशा अधिकांश भाग का अवशोषण इस जलवाष्प के द्वारा। अब क्या होगा, कुछ अवशोषण होगा और कुछ रिफ्लेक्शन होगा। अब देखो, ये जलवाष्प पृथ्वी से उत्सर्जित भौमिक विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब अवशोषित कर लेता है तो भौमिक जो विकिरण है, हमेशा ध्यान दो, ताप का उत्सर्जन भौमिक विकिरण के रूप में होता है। ध्यान से सुनो इस बात को, ताप का जो उत्सर्जन है वो भौमिक विकिरण के रूप में होता है। हमेशा ये पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है। ये जलवाष्प क्या करता है, इस भौमिक विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेता है। और भौमिक विकिरण को अवशोषित करने का अर्थ है ताप को अवशोषित कर लेना। आज ताप को अवशोषित करेगा और कुछ भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसका परिणाम क्या होगा कि जो ताप अंतरिक्ष में जाना चाहिए वो ताप एब्जॉर्ब हो गया। परिणामतः पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। हमेशा चूंकि ये जलवाष्प भौमिक विकिरण के रूप में जिस ताप का उत्सर्जन होता है उसे अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म रखता है, इसलिए जलवाष्प को कहा जाता है
प्राथमिक ग्रीन हाउस, हमेशा ध्यान दो, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कहते हैं इसे। ये जो जलवाष्प है इसे कहा जाता है प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो एक बात याद रखना है, आखिर इसे प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये करता क्या है? पृथ्वी ताप का उत्सर्जन भौमिक विकिरण के रूप में करती है। उस ताप को ये जलवाष्प एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जब ताप को अवशोषित कर लेगा तो स्वाभाविक है पृथ्वी के ताप में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। हमेशा इस चीज को प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। और याद रखना CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जलवाष्प को प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। दोनों में अंतर है। अब मान लिया जाए कि वायुमंडल में जलवाष्प है ही नहीं। जब वायुमंडल में जलवाष्प नहीं होगा, जलवाष्प नहीं मान लो, परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि सूर्य से ताप सीधे पृथ्वी तक, तो पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। हमेशा ध्यान दो। और भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन होता है, और पृथ्वी हमेशा रात में भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है। ध्यान रखना, दिन में पृथ्वी ताप को ग्रहण करती है और रात में छोड़ती है। अब सोचो, यदि जलवाष्प न हो वायुमंडल में तो क्या होगा? सूर्य से जो रेज आएगी पृथ्वी को गर्म करेगी, पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। पृथ्वी रात में ताप का उत्सर्जन करेगी, तो स्वाभाविक है देखो होता क्या है, पृथ्वी रात में भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है, और जलवाष्प है ही नहीं तो कोई रोकने वाला नहीं है, तो पूरा का पूरा ताप अंतरिक्ष में चला जाएगा। और जब अंतरिक्ष में चला जाएगा, परिणाम क्या होगा कि पृथ्वी का ताप गिर जाएगा। जैसे एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं, आपने डेजर्ट एरिया में देखा होगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। चूंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में जलवाष्प की मात्रा कम होती है, इसलिए सूर्य से आने वाली किरणें सीधे धरातल तक आती हैं, पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, और पृथ्वी रात में ताप को छोड़ती है तो रात में तापमान बहुत तेजी से गिर जाता है। ऐसे दुनिया के जितने भी डेजर्ट एरिया है, जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है, उस कटिबंधीय रेगिस्तान की बात करें, वहां दिन का जो ताप है लगभग 45 से 50 डिग्री, और रात में ताप गिर जाएगा तो हो सकता है 0 चला जाए। रात का तापमान 0 से लेकर 5 डिग्री की बात करें हम लोग, कई बार माइनस में चला जाता है। इसलिए जलवाष्प बहुत जरूरी है। एक बात याद रखना है, हम जलवाष्प की बात करें, मान लिया जाए हमेशा कि जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, और जहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कि मान लिया जाए जलवाष्प बहुत ज्यादा है, ये पूरा जलवाष्प है, ये जलवाष्प सूर्य से किरणें आएंगी, ये जलवाष्प थोड़ा सा भाग एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्ट कर देगा। पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करेगी, लेकिन जलवाष्प उसे एब्जॉर्ब कर लेगा अधिकांश भाग, या रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लिया जाए कि जाड़े के मौसम में आपने कभी सुना होगा कि रात में बहुत ज्यादा ठंड लगती है। आखिर जाड़े के मौसम में ठंड क्यों ज्यादा लगती है? कारण क्या है? उसके पीछे रीजन क्या है कि जाड़े के मौसम में हवाएं ठंडी हो जाती हैं। जब हवा ठंडी होगी तो जलवाष्प को कम ग्रहण करेगी। एक बात याद रखना, हमेशा ध्यान दो, यदि क्या ठंड में आप ज्यादा पानी पीते हो? नहीं। हवा ठंडी होगी
तो जलवाष्प को कम ग्रहण करेगी। इसका मतलब है कि ठंड के मौसम में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा सामान्यतः कम होगी। और जब जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो होता क्या है कि पृथ्वी क्या करेगी, ताप का उत्सर्जन करती है। और जब पृथ्वी ताप का जब उत्सर्जन करेगी तो जलवाष्प तो बहुत कम है, तो पूरा का पूरा ताप अंतरिक्ष में चला जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। जिससे पृथ्वी का ताप गिरता चला जाएगा और ठंड बढ़ती चली जाएगी। पर यदि जाड़े के मौसम में मान लिया जाओ वर्षा हो चुकी है, जाड़े के मौसम में जनवरी के महीने में भारत में वर्षा हो गई, बारिश हो गई, तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी रात में भौमिक विकिरण के रूप में जिस ताप का उत्सर्जन करती है वह ताप अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगा, क्योंकि जलवाष्प उसे एब्जॉर्ब कर लेगा या उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। उस स्थिति में रात में पृथ्वी का ताप गिरने नहीं पाता या उस स्थल का ताप गिरने नहीं पाता, जिससे ठंड कम लगती है। जैसे देखा होगा जाड़े के मौसम में आसमान में यदि बादल छाया हुआ है तो उस दिन ठंड कम लगती है। क्यों ठंड कम लगती है? क्योंकि बादल है क्या? जलवाष्प है, जलवाष्प का समूह है। और पृथ्वी जिस ताप का उत्सर्जन करती है वो जलवाष्प उसे अवशोषित कर लेता उस ताप को, जिससे पृथ्वी का ताप गिरने नहीं पाता, इससे ठंड नहीं लगती है, कम लगती है। कई बार देखा होगा कि गर्मी के मौसम में जब आसमान में बादल छा जाता है तो गर्मी कम लगती है। क्यों कम लगती है? क्योंकि आसमान में बादल के छाने के परिणाम स्वरूप, बादल है क्या? जलवाष्प। सूर्य से जो रेज आएगी जलवाष्प क्या करेगा? उसे रिफ्लेक्ट कर देगा, अतः सन रेज पृथ्वी तक नहीं आ पाएगी या बहुत कम मात्रा में आएगी। परिणाम क्या होगा कि दिन में पृथ्वी का ताप बढ़ने नहीं पाएगा। अक्सर देखा होगा आपने, जब बहुत तेज बारिश होती है तो ठंड लगने लगती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पाता है। मान लिया जाए हमेशा कोई ऐसा प्लेस है, जैसे हम इंडिया की बात करें, यदि वर्षा ए, बी, सी और डी की बात करें, सोचो जहां वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी वहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, और जहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी वह रात में भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन कम होगा। ए, बी, सी और डी की बात करें, यहां वर्षा ज्यादा हो रही है, पता चला यहां 200 ml वर्षा हो रही है, यहां 150 ml वर्षा हो रही है, यहां 100 ml वर्षा हो रही है, यहां केवल 50 ml वर्षा हो रही है। पता चला यह डेजर्ट एरिया है, यहां केवल 10 ml वर्षा हो रही है। अब सोचो ए पर वर्षा ज्यादा हो रही है तो स्वाभाविक है यहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। यदि यहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो स्वाभाविक रात में ताप का उत्सर्जन कम होगा। क्यों? क्योंकि जलवाष्प उस ताप को एब्जॉर्ब कर लेगा। हम जैसे जैसे ए से डी की ओर बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा कम हो रही है, और वर्षा की मात्रा कम होगी तो जलवाष्प की मात्रा कम होगी। जलवाष्प की मात्रा यदि कम होगी तो स्वाभाविक है कि जैसे जैसे जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाएगी, पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में जिस ताप का उत्सर्जन करती है वो ताप अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसका मतलब है भौमिक विकिरण के रूप में ताप का जो उत्सर्जन है वो अंतरिक्ष में कितना जाएगा और कहां सबसे ज्यादा जाएगा, ये डिपेंड करता है कि जलवाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा कहां है। अब एक चीज सोचो, स्वाभाविक है यहां जलवाष्प की मात्रा कम है, सबसे कम यहां पे है, यहां भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होगा, वो ताप सीधे अंतरिक्ष में चला जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे आखिर होता कैसे है। अब एक चीज सोचो, प्रश्न कैसे बनेंगे और गलतियां कहां होती है। जैसे निम्न में से सत्य है, नंबर 1 देखो, फर्स्ट क्या चीज है, CO2 एक प्राथमिक
ग्रीन हाउस गैस है। हम सेकेंड की बात करें, जलवाष्प एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। हम थर्ड की बात करें, प्रश्न को देखो, निम्न में से सत्य CO2 एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है, क्या सत्य है? अब एक चीज बताओ, हम लोग पढ़ चुके जलवाष्प एक प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है, तो ये तो विकल्प गलत हो गया। बेशक ग्रीन हाउस गैस है पर प्राथमिक नहीं है। जलवाष्प एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में जलवाष्प की भूमिका नहीं होती। अब बताओ, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में जलवाष्प की भूमिका होती है कि नहीं होती है? होती है। क्यों? क्योंकि भौमिक विकिरण के रूप में जिस ताप का उत्सर्जन होता है, जलवाष्प उस ताप को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। भूमिका नहीं होती, ये तो गलत हो गया। CO2 को शून्य कर देना एक बौद्धिक कदम होगा, एक बौद्धिक कदम होगा कि अबौद्धिक या गलत कदम होगा? बिल्कुल यह गलत कदम होगा। क्यों? कि CO2 को जीरो कर दिया तो फिर पृथ्वी के ताप को रोकने वाला कोई नहीं रह जाएगा, पृथ्वी का ताप माइनस में चला जाएगा। तो एक बौद्धिक कदम नहीं होगा, एक गलत कदम होगा। तो यह भी गलत हो गया। आप गलतियां क्या करते हो? केवल हमेशा ध्यान इस बात को, मैं आपसे बार बार कहता हूं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी यदि आपका तैयार है और कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है आपका, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसे सिंपल क्वेश्चन देखो आप, CO2 प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। अब जब इस विकल्प को देखेंगे तो इस शब्द पर ध्यान नहीं देंगे, एक प्राइमरी शब्द है, आपको लगेगा ग्रीन हाउस गैस तो है, कंफर्म है, ये बिल्कुल सही है, अब मार देंगे सही, जबकि गलत हो जाएगा। आपने वाटर वेपर की बात तो की है, पर आपने यह नहीं पढ़ा होगा कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस की भूमिका भी निभाती है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में जलवाष्प की भूमिका नहीं होती। आपको लगता है कि CO2 की भूमिका होती है, जलवाष्प की कोई भूमिका नहीं होती, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं जलवाष्प की भूमिका होती है, भले उसकी सीमित भूमिका क्यों न हो। अगला, CO2 को शून्य कर देना एक बौद्धिक कदम होगा। आपको लगता है कि अखबार में CO2 में वृद्धि हमारे पृथ्वी के लिए हानिकारक है, तो क्यों न जीरो कर दिया जाए? याद रखना, प्रदूषण का मतलब है गैसों के निश्चित अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाना। जैसे मैंने क्या कहा, अक्सर सुना का कुपोषण। आखिर बीमार किसे कहते हैं? कुपोषण का मतलब क्या होता है? क्या कम भोजन मिलना या प्रोटीन विटामिन की मात्रा का कम होना ही कुपोषण है? नहीं। आप कमजोर हो तो हानिकारक है ही। आप ज्यादा मोटे होगे तो प्रॉब्लम है। तो ज्यादा मोटापा भी एक बीमारी है, और कमजोरी तो की बीमारी है ही। उसी तरह CO2 की मात्रा में वृद्धि होना भी हानिकारक है, और CO2 की मात्रा को अत्यंत कम कर देना भी हानिकारक है। नेचर ने जो डिसाइड किया है 0.03%, इससे ज्यादा वृद्धि होगी तो हानिकारक, इसमें कमी आएगी तो हानिकारक। तो प्रदूषण का अर्थ होता है गैसों के, वायु प्रदूषण, गैसों के निश्चित अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाना। CO2 की मात्रा में असंतुलन का अर्थ है कि उसकी मात्रा में वृद्धि या उसकी मात्रा में कमी। भोजन एक सीमा से ज्यादा खा लिया तो प्रॉब्लम, एक सीमा से कम खाएंगे तो प्रॉब्लम। जैसे मैं एग्जांपल लूं,
मानता हूं घी अमृत है, पर एक नजरिए से अमृत है। ज्यादा घी का सेवन करो तो हो सकता है आपके लिए जहर बन जाए, क्योंकि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में वृद्धि हार्ट अटैक, डायबिटीज, अनेक बीमारियों को जन्म देगी। इसलिए हर एक चीज की बात करें, जब निश्चित अनुपात में असंतुलन उत्पन्न होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका मतलब है CO2 को शून्य कर देना एक बौद्धिक कदम नहीं होगा, बल्कि अबौद्धिक कदम है। दूसरी चीज ध्यान दे इस बात को, कथन कारण से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, हमेशा कथन देखो आप, जलवाष्प एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। कारण ये जलवाष्प, हम वाटर वेपर की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, हम वाटर वेपर के जलवाष्प उत्सर्जित ताप का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेता है। अब विकल्प A, B, C और D दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। B दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं हो रही है। C कथन सही है कारण गलत है, और D कथन गलत है कारण सही है। तो बताओ क्या होगा? दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करें ध्यान देना, एरोसोल, हम धूल कण की बात करें, हमारे वायुमंडल के एक पार्ट है ये एरोसोल। इस एरोसोल की बात किया जाए तो समानता इसमें होता क्या है? एरोसोल में SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और दूसरी बात तरल बूंद, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ये दो चीजें ध्यान देना इस बात को। समांतर जो एरोसोल में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM की बात करते हैं, समांतर जो SPM में क्या होता है? मैटर टूटे, जैसे मैंने कहा धूल कण, डस्ट पार्टिकल की बात। अब जो डस्ट पार्टिकल होता है, ये डस्ट पार्टिकल कैसे होगा? या तो ज्वालामुखी विस्फोट, या तो खनन की बात करें, या तो हम बात करें संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर, मैटर की हम बात करें, हमेशा ध्यान देना इस बात को। डस्ट पार्टिकल, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और क्या होगा बताओ? ज्वालामुखी जब विस्फोट होगा तो धूल कण बाहर निकलेंगे। हम खनन की बात करें, खुदाई होती है तो धूल कण बाहर निकलते हैं,
वायुमंडल में मिल जाते हैं। निर्माण, सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, बांध का निर्माण होगा, मकान का निर्माण होगा तो धूल कण क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। खेत की जुताई होगी, तेज हवा चलेगी, रेत और मिट्टी के कण क्या होंगे, वायुमंडल में मिल जाएंगे। ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट हम मैटर की बात करें। सिंपल शर्त क्या है, हमेशा ध्यान दो कि जिस भी माध्यम से, जैसे आपने कुछ जला दिया, जंगलों में आग लगाई तो राख, और राख यदि जो फ्लैश है, राख यदि उड़ेगी तो वायुमंडल में मिल जाएगी। हम राख की बात करें, इसे कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एरोसोल की बात करें। अब एक प्रश्न, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, जल की जो बूंदें हैं वो सब के सब एरोसोल्स में आती हैं। एरोसोल की बात करें हम लोग, आखिर इसकी भूमिका क्या है, वायुमंडल में इसकी आवश्यकता क्या है। एक बात याद रखना है कि मूलतः इसका जो काम है, इसका जो मूलतः काम है, ये दो महत्वपूर्ण काम करता है। जो सन रेज है उसको स्कैटर्ड कर देता है, विकिरण, प्रकीर्णन कर देता है। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग कर देता है या बिखेर देता है। दूसरी से क्या होता है, यह संघनन के केंद्र की भूमिका निभाता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली की भूमिका निभाता है। एक तो देखा जाए आर्द्रता ग्राही केंद्र की भूमिका निभाता है यह। जैसे आपने कभी बचपन में पतंग उड़ाया होगा, धागे को जब लपेटा जाता है तो कुछ तो बेस चाहिए, हवा में धागा तो लिपटेगा नहीं। जैसे मैं पतंग उड़ा रहा हूं तो धागे को यदि लपेटना है तो एक बेस चाहिए, तो मैं क्या इसमें धागा लपेटना शुरू कर दूंगा। उसी तरह ये जो आपका आर्द्रताग्राही केंद्र है, मान लिया जाए कोई स्पीएम है, कोई डस्ट पार्टिकल है, ये है, इसके चारों तरफ क्या होगा, जलवाष्प संग्रहित होगा। और जब जलवाष्प संग्रहित होगा तो जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरना शुरू कर देगा। सामान्यतः देखा जाता है कि आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में नमक के कण एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। नमक के कण एक बेहतरीन भूमिका निभाते हैं आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में। आपने अक्सर देखा होगा आसमान जो नीला दिखता है वो भी सन रेज, सनलाइट का स्कैटर्ड विकिरण होता है, बिखर जाता है वो। अब सोचो ये वायुमंडल में क्या भूमिका निभाता है ये। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये जलवाष्प है, सॉरी धूल कण है, सन रेज आएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाती है चारों तरफ, रिफ्लेक्ट। इसलिए आपने गौर किया होगा जब तेज आंधी चलती है ना तो अंधेरा छा जाता है, क्योंकि तेज आंधी में बहुत सारे धूल कण होते हैं, पूरे वायुमंडल को कवर कर लेते हैं, सन रेज पृथ्वी तक आ ही नहीं पाते। ये आपका द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल के हम संगठन की बात करें। अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की भी बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की संरचना इसकी बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।